आज इस वीडियो हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड पूरा समझाएंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और ये कूलम्ब्स लॉ का यूज़ कहाँ लिया जाता है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर जानने वाले हैं। और सभी स्टूडेंट्स या छात्रों से यही कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से खूब सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने हर लाइन को एक क्वेश्चन के रूप में आपको तैयार किया हुआ है। और आई होप, मैं मानता हूँ कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूर मिलेगा और आपको इसको बड़े गहराई से पढ़ना है और समझना है। तो स्टार्ट करते हैं आज आपके कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ जो है आपका बना 1785 में इसको बनाया गया और यह बनाया साइंटिस्ट कूलम्ब ने, डी कूलम्ब ने। बेसिकली हमने इसका जिक्र जो वैज्ञानिक कूलम्ब्स थे उसने जितने भी इन्वेंशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ से आपका मेरे इस चैनल पर वीडियो है वो वहाँ से देख लीजिए, तो आपको वहाँ से बहुत सारी साइंटिस्ट कूलम्ब्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब बात आती है कूलम्ब्स जो लॉ था, यह लॉ किस किस के मध्य होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यह दो स्थिर पॉइंट आवेश, कोई भी दो स्थिर पॉइंट है, जैसे कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो एक आवेश Q1 ये और एक आवेश यहाँ पर Q2, तो दो स्थिर बिंदु हैं, उनके मध्य लगने वाले फोर्स से संबंधित, इनके मध्य में लगने वाला जो फोर्स होगा उससे संबंधित ये नियम होता है। तो ध्यान रख लेना, ये दो स्थिर बिंदुओं के जो आवेश होते हैं उन पर लगने वाले बल से संबंधित नियम होता है। नेक्स्ट, यह नियम गतिशील आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर लागू नहीं होता। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट आपका लाइन है कि यह नियम जो होता है गतिशील जो आवेश के मध्य, जैसे कि एक तो आवेश जस्ट इमेज करो, ये है Q1 है और एक Q2 है। अब ये Q1 तो स्थिर है लेकिन Q2 चलकर इसके पास आ गया फिर यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये हमेशा स्थिर जो आवेश होंगे उन पर ही लागू होगा। तो ये नोट रखना है आपको कि केवल यह आपके मध्य लगने वाले बल पर लागू नहीं होता है, गतिशील आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर लागू नहीं होता, क्योंकि दोनों चार्ज वेरिएबल होंगे तो उनके मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी कार्य करेगा। तो आपसे कोई पूछ लिया जाए कि क्या कारण है, तो अगर दो आवेश अगर वेरिएबल ले लिए, आपने चलायमान ले लिए, तो उनके मध्य में विद्युत बल EMF के साथ में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स भी जनरेट होगा। तो इस कारण यह कूलम्ब का जो नियम है आपका केवल दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य ही लगने वाले बल पर रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है, ये नियम 10⁻⁻15 मीटर की दूरी दो आवेशों के मध्य या इससे कम हो तो नियम लागू होता है। कहने का मतलब अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो इनके मध्य की दूरी जो होनी चाहिए 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर की दूरी दो आवेशों के मध्य हो या इससे कम हो, कहने का मतलब 10⁻15 मीटर की दूरी से अधिक ही जो आवेश दूरी रखते हैं तब यह बल लागू होता है। तो ये भी नोट रखना है आपको, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, ये बड़े इम्पोर्टेंट वाला आपका लाइन है। इस नियम का उपयोग गॉस लॉ को ड्राइव पता करने हेतु ज्ञात करने के लिए जाता है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कूलम्ब्स लॉ किस नियम द्वारा ड्राइव किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, तो गॉस के नियम के। एक साइंटिस्ट था, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है और वहाँ से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको बहुत सारा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अब आता है कि भाई होता क्या है ये नियम। तो इस नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु, तो एक स्थिर बिंदु ये, एक स्थिर बिंदु, तो मतलब दो स्थिर बिंदु हो गए आपके। तो इस नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो ये होगा आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के प्रोपोर्शनल, दोनों आवेश, तो F समानुपाती Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती। और यहाँ देखा आपने, ये रहा जैसा स्टेटमेंट कह रहा है उसके अनुसार। ओके, देखें आप सही
करने वाले प्रपोर्शन के मध्य की दूरी और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उसे कूलॉम्स लॉ कहते हैं। कूलॉम लॉ ने कहा कि अगर दो स्थिर बिंदु रहें, उन दोनों स्थिर बिंदु के मध्य भले ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगे, तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल लगेगा वह दोनों आवेशों के क्या होगा, गुणनफल के प्रपोर्शन या समानुपाती होगा, लेकिन उनकी दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, और इसे कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना गया। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, कूलॉम्स लॉ क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, ये है किस तरीके, जिस तरीके से ये स्टेटमेंट कह रहा है उसको पूरा मैं फॉलो यहाँ पर कर रहा हूँ। देखें आप, यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, उनके बीच की दूरी r हो, तब लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट कहा है उसी के अनुसार पहला इक्वेशन बनी, समीकरण बना। दूसरा स्टेटमेंट उसी के अनुसार कहा कि मैं आपको फिर बता देता हूँ, यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो होगा, वो आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, लेकिन दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब विपरीत, उल्टा होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो कूलॉम ने स्टेटमेंट दिया उसके अनुसार दो इक्वेशंस बनी, और इन दो इक्वेशंस के माध्यम से मैंने क्या किया, इनको सॉल्व किया। तो यहाँ निकल के आया F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपका, जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी K, और K की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर मैंने बता रखी है, ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो ध्यान रख लेना इस चीज़ को। तो ये आपके कूलॉम के नियम के अनुसार जो बल था उस बल को निकालने का फॉर्मूला बना। यह फॉर्मूला जो होता है आपका एल्जेब्रिक सम होता है, मतलब बीजगणितीय फॉर्म में होता है, सदिशीय फॉर्म में नहीं होता है, ये भी नोट कर ध्यान रखना है आपको। अब थोड़ा सा इसको देखना है कि आर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब दो आवेशों के मध्य की पृथक की गई दूरी। Q1 Q2 आवेश हो गए, F बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, और K बराबर कूलॉम कांस्टेंट हो गया, और इसकी वैल्यू मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट या वैक्यूम या एयर परमिटिविटी होती है, जो विद्युतशीलता के नाम जानी जाती है, और इसकी वैल्यू 8.854 × 10 की पावर 12 हेनरी फेरेड पर मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलॉम स्क्वायर होती है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार हमने ये ड्राइव किया। अब थोड़ी छोटी सी जानकारी जो इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाले बल, यहाँ देखें, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाले बल परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, चाहे आवेश किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। तो इम्पोर्टेंट लाइन ध्यान रख लेना, दो आवेश स्थिर हैं, उनके जैसे मान 5 कूलॉम और दूसरे का भी 5 कूलॉम, दोनों आवेश समान है, लेकिन आवेश समान हो या असमान हो, लेकिन किसी प्रकार के क्यों ना हो, इस प्रकार के परिमाण समान लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ध्यान रख लेना। इस प्रकार कूलॉम नियम न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार कार्य करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भाई अब कूलॉम का नियम जो होता है न्यूटन किस प्रकार के थर्ड, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, उसके नियम अनुसार वर्क करता है। दो चार्ज के बिटवीन मिलाने वाली रेखा कार्यरत बल स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं। तो आपसे पूछ ले जाए कि दो चार्ज जो होते हैं कूलॉम्स लॉ के अंदर कार्य करने वाला जो बल होता है वो कैसा बल होता है, तो स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल होता है। तो नोट रखना है आपको। नेक्स्ट है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले माध्यम की प्रकृति डिपेंड करता है। ध्यान रखना, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल जो होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, फोर्स होता है, वो मीडियम की नेचर या प्रकृति पर निर्भर करता है। जब दो समान परिमाण के आवेश मध्य 1 मीटर दूरी और उनके माध्यम निर्वात या वायु हो तो उनके मध्य 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन लगता है। तो ध्यान रखना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे निकल के आया, मैंने यहाँ इसकी वैल्यू को ड्राइव किया है, किस तरीके से आया ये देखिए। तो यहाँ से अपन ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब दो आवेशों के मध्य निर्वात नहीं हो और इसके अतिरिक्त हो, तब बल के लिए उपयोग फार्मूला होगा F = Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वलेंट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। तो ये कूलॉम से नियम से संबंधित जो बातें थी हमने बताई। और स्टूडेंट क्या बच्चे, आप लोगों को बड़े गौर से इसको पढ़ना है और
वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको और अच्छी तरीके समझ में आए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6 में।